वेलकम टू मागा अकेडमी, स्कूल ऑफ लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है डिस्प्यूट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। इस पे हम ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने आपको कोड दिया था। मैं आपके लिए कोड को रीइंट्रोड्यूस कर देता हूं। जो फर्स्ट फेज था वो था प्री गोलकनाथ केस, नेहरू एरा, जिसमें चीजें सिंपल थी क्योंकि पीस था, क्योंकि अब नेहरू जी को जो लैंड रिफॉर्म्स पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी थी उसके लिए दोराई रंजन केस में ये बोल दिया गया था कि आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट पड़ रही है डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए। यहां पर फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ, फोर्थ अमेंडमेंट हुआ और 17th अमेंडमेंट हुआ है। और ये फेज में नेहरू जी की लीडरशिप के बारे में मैंने बात की थी कि लीडरशिप यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जो नेक्स्ट फेज था वो डिस्प्यूट के फेज को देखा जाता है, वो है गोलकनाथ केस प्लस 25th अमेंडमेंट। गोलकनाथ केस में ये बोल दिया गया था कि अगर आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते, अगर आपको बीपीएसपी या कोई भी अदर पॉलिसी आपको इंप्लीमेंट करनी है तो आप फंडामेंटल राइट्स को नहीं अमेंड कर सकते पार्लियामेंट। तो यहां पर एक ब्लॉकेज आ जाता है कि अगर आपको डीपीएसपी इंप्लीमेंट करना है और आपको अपना एक कोई लॉ बनाना है तो आप अगर फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच कर देंगे तो वो फंस जाएगा, आगे नहीं जा सकता। तो लेकिन गवर्नमेंट, हमने पिछली वीडियो में ये भी देखा था कि गवर्नमेंट के क्या चैलेंजेस होते हैं, कि किस तरीके से गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसीज ऐसी इंप्लीमेंट करनी पड़ती हैं जैसे सोशलिज्म की पॉलिसी, जो बिना फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करे शायद उस समय पॉसिबल नहीं थी। फिर जो 25th अमेंडमेंट में मैंने आपको बताया कि 31C में, जो कि फंडामेंटल राइट्स का एक आर्टिकल है 31C, इसमें ऐड किया गया, इसमें दो प्रोविजंस ऐड करे गए। इन दोनों प्रोविजंस को आपको याद रखना है। और वो है, फर्स्ट प्रोविजन जो था उसमें ये बोला गया कि डीपीएसपी, सारे डीपीएसपी नहीं लेकिन डीपीएसपी का 39B और C को हम अगर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, अगर हम उसके लिए कोई लॉ लेके आ रहे हैं, तो ये हम आपको 14, 19 और 31, इन तीन फंडामेंटल राइट्स को यूज करके आप हमें रोकेंगे नहीं। तो यहां जो फेज था ये इंदिरा गांधी फेज था। और इसमें दूसरा और प्रोविजन जोड़ा गया था जिसमें ये जोड़ा गया था 31C में ही दूसरा प्रोविजन ये जोड़ा गया था कि आप जुडिशियल रिव्यू नहीं करेंगे, अगर हम 39B और C को यूज करके 39B और C को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई लॉ बना रहे हैं, तो आप उस लॉ को जुडिशियल रिव्यू नहीं करेंगे। तो ये जो था, ये डिस्प्यूट कोर्ट की पावर जुडिशियल रिव्यू को कर्टेल किया जाता है। हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम आज करने वाले हैं डिस्कस की ये जो तीन ट्रायोलॉजी है, केशवनंदन भारती केस, 42nd अमेंडमेंट जो कि इमरजेंसी के टाइम पे बनाया गया, और मिनर्वा मिल्स केस को हम इन ट्रायोलॉजी को इस रिस्पेक्ट में समझने वाले हैं कि ये क्या रोल प्ले करते हैं, क्या इनका पार्ट था फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपी की लड़ाई में। तो बाकी इन ट्रायोलॉजी को और भी रिस्पेक्ट में देखा जा सकता है, जैसे पार्लियामेंट की, कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट पावर 368 आर्टिकल, और या फिर आप इसको जुडिशियल रिव्यू में भी दे सकते हैं कि जुडिशियल रिव्यू के एवोल्यूशन में कैसे इन ट्रायोलॉजी ने क्या रोल प्ले किया है, ये भी आप देख सकते हैं। लेकिन हम उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। यहां पर हम सिर्फ डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में जो लड़ाई है उसमें इन ट्रायोलॉजी ने केबीसी, केशवनंदन भारती केस, 42nd अमेंडमेंट एंड मिनर्वा मिल्स केस ने क्या रोल प्ले किया, ये हम जानते हैं। तो आपको अगर केशवनंदन भारती केस को याद रखना है तो आपको पहले तो ड्रॉ करना होगा कुछ कंक्लूजन गोलकनाथ केस से प्लस 25th अमेंडमेंट से। तो गोलकनाथ केस से आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे? आप करेंगे कि यहां पर गोलकनाथ केस ने जो पार्लियामेंट की पावर को कर्टेल कर दिया था कि आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते हैं, यहां पर केशवनंदन भारती केस इसको बोलती है कि आप बिल्कुल, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, लेकिन विदाउट चेंजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, ये आपकी पावर नहीं है। तो इससे एक लिमिटेड पावर पार्लियामेंट के पास रह जाती है कि लिमिटेड पावर है अमेंड करने की, बेसिक स्ट्रक्चर को आप अमेंड नहीं कर सकते हैं।
तो गोलकनाथ केस को आपको इस तरीके से देखना है, और अमेंडमेंट में बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी को विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 368 में बहुत एक अच्छा डिबेट बनता है, उसे हम किसी नेक्स्ट या किसी और लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ पर डीपीएसपी के लिए ये क्या मायने हैं, यहाँ पर डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में जो डिस्प्यूट है उसके लिए यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंस है कि अगर डीपीएसपी की पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं आप, तो आप अगर फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स से अगर आपका कोई क्लैश हो रहा है या आपका कोई ऐसा क्लॉज है जो फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच कर रहा है, तो आप फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर सकते। अगर वो राइट फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर में आता है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये एक राइट्स के ऊपर डीपीएसपी को नीचे रखा गया, फंडामेंटल राइट्स को एक ऊपर का दर्जा दिया गया। आगे हम इसमें केशव नंदन भारती केस में 25th अमेंडमेंट को देखते हैं। 25th अमेंडमेंट में जो सेकंड प्रोविजन था वो वॉइड करार दिया गया, क्योंकि उसमें जुडिशियल रिव्यू कोर्ट की कर्टेल कर दी गई थी कि आप 39 बी और सी को हम अगर लेके जा रहे हैं तो हम जुडिशियल रिव्यू नहीं करेंगे। तो इसमें इसके मायने ये हैं कि जुडिशियल रिव्यू की पावर में किसी भी तरह से सेक्रीफाइस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार नहीं था। लेकिन हाँ, यहां पर केशव नंदन भारती केस में एक क्लॉज जो है वो नहीं काटा गया और वो आगे चलता है। तो वो क्या है, 31C में फर्स्ट प्रोविजन जो ये बोलता है कि अगर आप 39 डायरेक्टिव प्रिंसिपल का 39 आर्टिकल में बी और सी अगर आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो हम 14 क्या बोलता है, राइट टू इक्वलिटी, 19 बोलता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और 31 बोलता है राइट टू प्रॉपर्टी। इन तीनों को यूज करके हम आपको रोकेंगे नहीं, हम चेक नहीं करेंगे इन तीनों के रिस्पेक्ट में आपके डीपीएसपी के 39 बी और सी को। तो यहां पर ये क्लॉज बच जाता है यहां पर पार्लियामेंट के लिए। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं 42nd अमेंडमेंट में, पर यहां पर स्वैप किया गया। कैसा स्वैप था आप उसको समझिएगा। पार्लियामेंट में इस अमेंडमेंट के थ्रू, जो कि इमरजेंसी के टाइम पे हुआ था, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, इसमें यह लिख दिया गया कि 39 बी और सी तो है ही, बल्कि सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अगर हम इंप्लीमेंट करने के लिए कोई लॉ लेके आ रहे हैं तो आप 14, 19, फंडामेंटल राइट 14, फंडामेंटल राइट 19 और फंडामेंटल राइट 31 को यूज नहीं करेंगे, आप उसके रेस्पेक्ट में हमको रोकेंगे नहीं। तो ये तो मतलब यही सिचुएशन हो गई कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल का कोई भी अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल का अगर कोई भी प्रिंसिपल है वो अगर लॉ उस पर बन रहा है, तो फंडामेंटल राइट्स के जो मेन प्रोविजंस हैं जो कि ह्यूमन राइट्स को इंडिकेट करते हैं, राइट ऑफ इक्वलिटी क्या है, फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम क्या है, 19 आर्टिकल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, ये दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल ह्यूमन राइट्स को इंडिकेट करते हैं, मेन ह्यूमन राइट्स हैं ये। तो यहां पर जो अगर आप ह्यूमन राइट्स को ही नीचे लेके आ रहे हैं डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए, तो ये एक अथॉरिटेरियन स्टेप माना जा सकता है इसको, क्योंकि मिनर्वा मिल्स केस में यही एक आर्गुमेंट रखा गया था कि ह्यूमन राइट्स को अगर नीचे रख के आप उसको डिसरिस्पेक्ट करके अगर आप ड्यूटी डीपीएसपी स्टेट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो ये जस्टिसेबल नहीं लगता, क्योंकि आपको फंडामेंटल राइट्स जो कि ह्यूमन राइट्स हैं उनका स्ट्रेचर हमेशा ऊपर ही रहेगा। लेकिन 42nd अमेंडमेंट में ये स्वैप कर दिया गया, मतलब कि फंडामेंटल राइट्स जो थे वो ऊपर थे और डीपीएसपी नीचे थे, सबऑर्डिनेट बोले जाते थे। लेकिन अब अगर डीपीएसपी आ रहे हैं तो फंडामेंटल राइट्स आपके रहेंगे ही नहीं। तो इस तरीके से ये स्वैप हो गया, ये पोजीशन चेंज हो गई, ये डीपीएसपी ऊपर आ गए और फंडामेंटल राइट्स नीचे आ गए। यहां पर जो ये स्वैप था ये बहुत ही डेंजरस था, क्योंकि सीधे सीधे आपके पॉलिटिकल राइट्स और ह्यूमन राइट्स नीचे आ रहे हैं, आपके पार्लियामेंट के एक लॉ के नीचे आ रहे हैं। मतलब कि आपका पार्लियामेंट एक लॉ बना रहा है, उसके नीचे आपके ह्यूमन राइट्स आ गए। तो ये एक डेंजरस सिचुएशन है। और यहां से अगर आगे बढ़ के देखें तो मिनर्वा मील्स केस में इसी स्वैप को अनड्यू करा गया था,
कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल लेके आगे जा रहे हैं और हम 14, 19 और 31 को यूज करके नहीं आपको इस कब क्लॉज को लगा के आपको चेक नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ये वॉइड करार दिया गया और एट लास्ट यहां पर ही ये डिस्प्यूट का सेटलमेंट हुआ कि फंडामेंटल राइट्स की पोजीशन मिनर्वा मिल्स केस ने रिस्टोर कर ली कि आज फंडामेंटल राइट्स के नीचे, हमारे ह्यूमन राइट्स के नीचे, हमारे पॉलिटिकल राइट्स के नीचे ही पार्लियामेंट के द्वारा बने गए जो लॉ होते हैं, जो इम्प्लीमेंट करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, वो उसके नीचे ही हैं। हमारे पॉलिटिकल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने हमको दिए हैं वो आज भी एक सुपीरियर पोजीशन रखते हैं और कोई ऐसा लॉ जो पार्लियामेंट ने बनाया है डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए वो उसके ऊपर नहीं है। लेकिन आज भी 31C में 39B और C को यूज करके पार्लियामेंट पावर बना सकती है, लॉ बना सकती है और पावर है उसके पास ऐसी। और अगर वो ऐसा कर रही है तो 14 और 19 और 31, जो कि 31 तो अब मूव हो गया है, 44 अमेंडमेंट में इसको मूव कर दिया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी को मूव करके फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है। तो इसके बारे में तो ये मूव जो था मिनर्वा मिल्स केस ने काफी इंपॉर्टेंट है कि उसने स्वैप को अनड्यू किया